फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संविधान में 5 आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल 118 से 122 तक। ये जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर है, काम करने का तरीका है, उसके संबंध में है मेनली। तो आर्टिकल देख लेते हैं। 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। हर पार्लियामेंट के हर हाउस के पास पावर है, वो अपने हाउस के लिए रूल्स बनाए। इसके जो कामकाज का तरीका कैसे होगा और उसका बिजनेस कैसे चलेगा, प्रोसीजर क्या होगा, उसके संबंध में वो रूल्स बनाए। राज्यसभा अपने राज्यसभा के लिए बनाएगी और लोकसभा अपनी लोकसभा की बनाएगी। लेकिन वो रूल्स भारत के संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट नहीं हो सकते। बाकी उनके पास फ्रीडम है, वो जैसे चाहे वैसे बनाए। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है रूल्स बनाने के लिए कि किस संबंध में, कि ज्वाइंट सिटिंग होगी, दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग की कभी नौबत आ जाती है, उसमें प्रोसीजर क्या होगा, कंडक्ट कैसे होगा बिजनेस, उसके लिए रूल्स बनाने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। इसके अलावा दोनों हाउसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसके संबंध में भी रूल्स बनाने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। लेकिन ये पावर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, जो कंसल्ट करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन से और लोकसभा के स्पीकर से, उसके बाद वो रूल्स बनाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा से द्वारा डिसाइड की जाती है। अगर वो नहीं है तो जो रूल्स बनाए गए हैं इस संबंध में, उसके द्वारा जो परसेंट अलाउड हो वो बनाया जाता है, उसके द्वारा की जाती है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 119 पे, रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस के संबंध में जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर रहेगा, उसका लॉ बनाने के लिए, उसके लिए लॉ बना करके उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल बिजनेस को टाइमली कंप्लीट करना होता है। तो पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है ताकि वो प्रोसीजर उस लॉ में डिफाइन कर दे और किस तरीके से वो बिजनेस कंडक्ट होगा दोनों हाउसेज में, इसके लिए एक लॉ बना सकती है। और किस मैटर पे बना सकती है? कोई फाइनेंशियल मैटर हो उसके लिए, और इन्हीं जो भी अप्रोप्रिएशन बिल होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए अथॉरिटी होती है, उसके संबंध में भी जो बिल पास आएगा उसमें संबंध में भी प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के संबंध में वो लॉ बना सकती है। इसके अलावा जो ये जो लॉ होगा ना, ये आर्टिकल 118 में जो जनरल लॉ बनाने की परमिशन दी गई है 18(1) में और 118(2) में, वो उसके ऊपर ओवरराइड करेगा। ये वाला लॉ सुप्रीम होगा। अगर कुछ क्लैश हो रहा है दोनों लॉ में, तो फिर ये वाला लॉ फाइनेंशियल मैटर्स पे लागू होगा। आर्टिकल 120, कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है पार्लियामेंट में? हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अगर स्पीकर चाहे या चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के चेयरमैन चाहे या लोकसभा के स्पीकर चाहे, तो कोई पर्सन अगर फ्लुएंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है हिंदी और इंग्लिश में, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है सही से हिंदी और इंग्लिश में, तो वो अपनी मदर टंग में उसको एड्रेस करने की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 121, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किसी जज के कंडक्ट के विषय में कोई डिस्कशन नहीं होगा। जज कैसा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसके विषय में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा। वो जज सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, वो जज हाई कोर्ट के हो सकते हैं। वो जज अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं और उसके संबंध में उन्होंने कैसे अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज की, इसके विषय में पार्लियामेंट में कभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को कोई प्रपोजल भेजा जा रहा है किसी जज के रिमूवल के लिए, किसी जज को हटाने के लिए उनकी पोस्ट से, चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, तो फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है उनके कंडक्ट को लेकर के। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। आर्टिकल 122, जो भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके विषय में कोर्ट कुछ भी इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया पार्लियामेंट द्वारा कि इस तरीके से कामकाज होगा, तो इसके विषय में कोई कोर्ट में केस नहीं डाला जा सकता कि ये प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है, इसलिए इन प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर वो प्रोसीजर में थोड़ी इरेगुलरिटी भी है तो भी वो वैलिड रहेंगे, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते कि प्रोसीजर इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से हुआ
प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट में मुकदमा कर दिया गया, उसको इनवैलिड करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। जो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनको जो पावर दी गई है, किस लिए दी गई है पावर? रेगुलेटिंग द प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, प्रोसीजर को चलाने के लिए, या फिर पार्लियामेंट में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पार्लियामेंट में सुचारू रूप से सब कुछ कामकाज हो, इसके लिए उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होना होगा। अगर वो अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेह नहीं होना होगा। अच्छा, कोर्ट्स के पास ये पावर, किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो बिल को पास होने से रोक दे, या फिर स्पीकर को मीटिंग प्रिसाइड करने से रोक दे। ये दोनों काम करने की पावर किसी कोर्ट के पास नहीं है। अब हम आ जाते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं, इसको ब्रॉडली हम लोग 7 हेड्स में देखेंगे। पहला है लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस, दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, तीसरा है फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, चौथा है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस, पांचवा है जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस, छठा है इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस, और सातवां है अदर पावर्स एंड फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन। मेन काम पार्लियामेंट का है कानून बनाना, वही लेजिस्लेटिव पावर्स है। मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश को चलाने के लिए कानून बनाने का पावर है पार्लियामेंट के पास। किन मुद्दों पे पार्लियामेंट पावर कानून बनाएगी? जो भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में दिए हैं, 7 शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में दिए हैं, टोटल 98 सब्जेक्ट्स हैं, उसके संबंध में पार्लियामेंट पावर, उन सब्जेक्ट के विषय में पार्लियामेंट कानून बना सकती है। अच्छा, तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल में। उसमें अगर कोई आइटम ऐसा है जो तीनों में नहीं है तो उसके विषय में भी पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी, रेजोल्यूशन। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो उस पर भी पार्लियामेंट वो कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं कानून, लेकिन अगर कहीं क्लैश हो रहा है तो पार्लियामेंट का पावर ओवररूल कर देगा स्टेट के पार्लियामेंट स्टेट के लॉ को। पार्लियामेंट का जो कानून बनाया गया है वो सुप्रीम होगा, स्टेट का लॉ उसके अंडर में उसको वाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो आइटम्स दिए हुए हैं, वो तो 59 है, इस पे भी बना सकते हैं। अब ये आपको आश्चर्य हो रहा होगा स्टेट लिस्ट में कैसे बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जनरली तो नहीं बना सकती पार्लियामेंट कोई कानून स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, लेकिन कुछ 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हैं, 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हैं, वो उन सर्कमस्टेंसेज में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, वो स्टेट लिस्ट के आइटम्स पर भी कानून बना सकती है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पार्लियामेंट नहीं बना सकती स्टेट लिस्ट के आइटम्स पर। वो क्या है 5, वो भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस को अप्रूव भी करती है। प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस मूव करते हैं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई कानून इमीडिएटली बनाने की जरूरत महसूस हुई तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बनाते हैं, तो उसको फिर पार्लियामेंट अप्रूव करती है। अगर 6 पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई और उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस इनवैलिड हो जाएगा, वो लागू नहीं रह जाएगा। अच्छा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो एक स्केलेटन फॉर्म में बनाती है, एक एक माइन्यूट चीजें उस लॉ में नहीं देती पार्लियामेंट, उसमें वो स्केलेटन फॉर्म में बनाती है, ब्रॉड चीजें दे देती है। उसके बाद छोटी छोटी चीजों के लिए, अलग अलग मुद्दों को के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देती है कि वो रूल्स बना करके वो उस मुद्दे पे कानून बनाए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने बनाएगी कानून और नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स बनाएगी, वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का पार्ट माना जाएगा। मतलब पार्लियामेंट एक एक माइन्यूट चीजों पे डिटेल नहीं देती, पार्लियामेंट अपने कानून में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर दे देती है और उसके बाद दूसरी माइन्यूट चीजों पे गवर्नमेंट को ऑथराइज कर देती है कि आप रूल्स बना करके इसके विषय में कानून बनाइए।
तो वो उन मुद्दों पे, माइन्यूट चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना देती है और जब चाहे वो अमेंड कर देती है। उसके लिए पार्लियामेंट के पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट के द्वारा ही ऑथराइज्ड है और इसीलिए वो फुल्ली वैलिड है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपने लॉ में कहा है कि ये इन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी क्या करना है, और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वैसा करना है। तो पार्लियामेंट ने एक ब्रॉड स्ट्रक्चर दे दिया और माइन्यूट डिटेल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया कि वो रूल्स बना करके वो उसका प्रिस्क्राइब करे कि क्या कैसे कैसे करना है, और वही लॉ माना जाएगा। अच्छा, तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कभी कभी पावर मिल जाती है। किन सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है लॉ बनाने की? अगर किसी स्टेट में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा ये पास कर दे रेजोल्यूशन कि इसका इस पर्टिकुलर स्टेट का लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, केवल राज्यसभा ये पास कर दे कि 2/3 बहुमत से कि इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट से संबंधित लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, तो भी वो फिर पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी है तो सारे राज्यों के लिए कानून स्टेट लिस्ट से संबंधित पार्लियामेंट बनाएगी। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट दे देते हैं पार्लियामेंट को कि हमारे लॉ आप बनाइए, तो भी वो पार्लियामेंट बना सकती है। या फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या ट्रीटी है और कन्वेंशन है, तो उस केस में उसको उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्टिव देने के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो भी अगर वो सब मैटर स्टेट लिस्ट का है तब भी वो पार्लियामेंट लॉ बना लेगी, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी को इफेक्ट देने के लिए ये जरूरी है। ये हो गया लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ फंक्शन। Parliament exercises control over the executive and executive is responsible to the parliament for its policies and acts. पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। एग्जीक्यूटिव कौन हुए? तमाम जो ऑफिसर्स हुए, जो मिनिस्ट्री हुई, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तमाम आईएएस अफसर जो पार्लियामेंट की बनाई हुई पॉलिसीज और लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव कहले जाएंगे। और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट की तरफ के प्रति जवाबदेह भी है। अच्छा, ये पावर पार्लियामेंट कैसे इस्तेमाल करती है? पहला है थ्रू डिस्कशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 0 आवर होता है, हाफ एन आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर डिस्कशन होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, एडजर्नमेंट मोशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है और अदर डिस्कशंस होते हैं। इस डिस्कशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं ताकि एग्जीक्यूटिव चेक पे रहे और वो जवाबदेह रहे। और दूसरा तरीका है पार्लियामेंट्री कमिटीज। तमाम कमिटियां हैं पार्लियामेंट की। कमिटी ऑन पेटिशंस, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एवं अन्य। तो ये सब कमिटियां भी कंट्रोल करती हैं एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट की तरफ से। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। प्रत्येक मिनिस्टर इंडिविजुअली अपनी मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि उसकी मिनिस्ट्री में इफेक्टिवली कामकाज चलता रहे। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। वो सारे मिनिस्टर्स के बिहाफ पे भी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। ये फाइनेंशियल मैटर्स पे जो कंट्रोल पार्लियामेंट एंजॉय करती है, एक तो 2 तरीके से है। एक तो बजटरी कंट्रोल, पार्लियामेंट एनैक्ट्स बजट थ्रू विच कंट्रोल ओवर अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स इज एक्सरसाइज्ड। पार्लियामेंट बजट पास करती है और अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स पास करती है, कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ये सब कंट्रोल करती है। इससे वो बजटरी कंट्रोल के थ्रू फाइनेंशियल मैटर्स में कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। कोई भी टैक्स हो जो इम्पोज किया जाना हो या कोई एक्सपेंडिचर किया जाना है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तब तक कि पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं किया जा सकता। ना तो टैक्स लगाया जा सकता है, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा सकता है।
तो ये पार्लियामेंट ही अप्रूव की जाती है। इसके लिए हर साल एक बजट आता है। अच्छा, बजट पास हो गया, उसके बाद पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी होता है। 3 कमिटियां हैं फाइनेंशियल कमिटी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी। ये तीनों कमिटियां फाइनेंशियल मैटर्स में पूरा कंट्रोल करती हैं। जो आप जब ग्रांट्स का अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया और उसके बाद जब वो खर्चा हो रहा है, तब फिर वो कमिटियां कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं? डिटेक्टिंग इरेगुलर इम्प्रॉपर यूसेज, इलीगल अनऑथराइज्ड एंड वेस्टेज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वो जो खर्चा हो रहा है उसमें क्या, कौन सा खर्चा इरेगुलर है, इम्प्रॉपर है, इलीगल है, या अनऑथराइज्ड है, या वेस्टेज हो रहा है, इस चीजों को डिटेक्ट करती हैं ये तीनों कमेटियां मिलकर के। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। इसमें पार्लियामेंट के पास पूरी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है? उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ चेंज किया जा सकता है, या कुछ हटाया भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 तरीके हैं। कुछ प्रावधान सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं। जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग यस कर दें तो अमेंड हो जाएगा। बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी होती है। और तीसरा है बाय स्पेशल मेजोरिटी अलॉन्ग विद कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए। इसके साथ साथ हम भारत की जो विधानसभाएं हैं उनमें से कम आधी विधानसभाएं वो उसको अप्रूव करें, तब जाकर के वो चेंज लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है केशवानंद भारती केस में 1973 का, इसके अलावा मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। ये भले ही पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। ये पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो बेसिक फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो अमेंड करना पार्लियामेंट को अलाउड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अच्छा, जुडिशियल पावर्स भी हैं पार्लियामेंट के पास क्या है? पहला है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन न करने के लिए प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उनकी पोस्ट से। इसके अलावा मेंबर्स को पनिश किया जा सकता है वो, और बाहरी लोगों को भी पनिश किया जा सकता है पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को ब्रीच करने के लिए, कुछ क्षति पहुंचाने के लिए, या फिर पार्लियामेंट की अवमानना करने के लिए मेंबर्स को भी पनिश किया जा सकता है और बाहरी लोगों को भी किया जा सकता है पनिश। अच्छा, ये पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाने के लिए। इसके अलावा जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट दे सकती है। इसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है, उनको भी हटाने की दे सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शन। इलेक्शन ऑफ पर्संस टू टॉप पोस्ट के पर्संस को इलेक्शन करती है पार्लियामेंट। उसमें कौन है? प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए भी वोट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स भी वोट करते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट करते हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है पार्लियामेंट। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करती है। ठीक है। पार्लियामेंट इलेक्शंस को रेगुलेट भी करती है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन से इलेक्शन? प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, विधानसभाओं के लिए और विधान परिषद के लिए, उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा उसके विषय में भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट। इसके अलावा अन्य पावर्स भी हैं। अदर पावर्स, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं तो उसको पार्लियामेंट अप्रूव कर सकती है। किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, और पार्लियामेंट तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करती है। और ये किसी राज्य में
विधान परिषद को ला सकती है या फिर हटा खत्म भी कर सकती है, या किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां पे वो विधान परिषद का प्रावधान कर सकती है, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है उसको वहां से खत्म भी कर सकती है पार्लियामेंट। अच्छा, इसके अलावा पार्लियामेंट के पास जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, उसको भी चेंज करने का और रेगुलेट करने का पावर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।